हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर मास्टर केप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केप चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों के लिए थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से वीडियो लेके आया हूं। तो आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा डिस्कशन होगा एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्विंग नॉट एनी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इसके पहले हमने जो वीडियो बताया था उसमें एंट्रोपी भी चेंज हो जाता था और फेज का ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाता था। लेकिन आज के वीडियो में एंट्रोपी भी चेंज होगा लेकिन फेज का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब अगर स्टेट सॉलिड है तो सॉलिड प्रोडक्ट भी होगा, अगर रिएक्टेंट का स्टेट गैसियस है तो प्रोडक्ट भी गैसियस होगा, अगर रिएक्टेंट का स्टेट लिक्विड है तो प्रोडक्ट भी लिक्विड होगा, लेकिन एंट्रोपी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ऐसा है एंट्रोपी चेंजेज इन प्रोसेस नॉट इन्वॉल्विंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी फेज का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, इसके बावजूद एंट्रोपी चेंज हो जाया करेगा। तो इसके बारे में आज मेरा डिस्कशन होगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, वीडियो को आगे लेकर प्रोसीड करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये क्लास 11th है, लेक्चर नंबर 35 है और चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। और जो हमारा टॉपिक आज चलने वाला है इस वीडियो में, एंट्रोपी चेंजेज इन प्रोसेस नॉट इन्वॉल्विंग एनी फेज ट्रांसफॉर्मेशन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि एंट्रोपी भी चेंज होगा, फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन आज वाले वीडियो में क्या है, एंट्रोपी चेंज होगा लेकिन फेज का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, फेज का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और एक एक पॉइंट लिखना शुरू करें। पहला पॉइंट है, इट मे बी नोटेड दैट एंट्रोपी इंक्रीजेज दैट इज डेल्टा एस इज पॉजिटिव। एंट्रोपी का बढ़ना माने क्या? चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है। अगर एंट्रोपी बढ़ रहा है तो चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव, नॉट ओनली व्हेन सॉलिड मेल्ट्स और सब्लाइम्स आर डिकम्पोजेज टू गिव वन और मोर गैसेज और लिक्विड इवापोरेट। It also increases when the number of molecules of product is greater than the number of molecules of the reactant। यहाँ पर प्यारे बच्चों ये अभी तक तो सॉलिड मेल्ट हो जाता था, सबलाइम हो जाता था, डिकम्पोजिशन हो जाता था और प्रोडक्ट में गैसेज बनते थे, इवापोरेशन होता था, तो एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाता था, स्पॉन्टेनियस हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ये है कि एंट्रोपी बढ़ेगी जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, विशेष बात ध्यान देने की बात है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट। आप दोनों को ऐड कर लो, रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल हैं, प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल हैं। अगर प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो आप समझ लो कि एंट्रोपी बढ़ा हुआ है। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड है। सल्फर ट्राईऑक्साइड का कितना मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है। सल्फर ट्राईऑक्साइड रिएक्टेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड का 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। टोटल कितना हो गया? 2 और 1 3। इसका मतलब यहाँ एंट्रोपी बढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट के 3 मॉलिक्यूल हो रहे हैं, रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का कितना मॉलिक्यूल है प्यारे बच्चों? 1 है, 1 है। लेकिन फास्फोरस ट्राईक्लोराइड और क्लोरीन, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड का 1 मॉलिक्यूल यहाँ है और क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल यहाँ है। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर रिएक्टेंट में प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जा रहा है। यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जा रहा है प्यारे बच्चों। इसी तरह से नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है, N2O नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है। इसमें नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट है। लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का 2 मॉलिक्यूल हो गया। आप देख रहे हो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गया। इसका मतलब इन तीनों रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल कम पड़ रहा है, प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल ज़्यादा हो रहा है। इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ें। ठीक,
इसी पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन है प्रिडिक्ट इन विच द फॉलोइंग एंट्रापी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपको पता करना है कि कहाँ पर एंट्रापी बढ़ेगी, कहाँ पर एंट्रापी डिक्रीज होगी। तो देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड, अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू सॉलिड, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन। थर्ड क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोजेज इनटू सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। और फोर्थ है H2 और +2H। तो प्यारे बच्चों इसका सलूशन है, पहले तो देखिए लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू सॉलिड। तो जब लिक्विड है तो लिक्विड में उसके पार्टिकल का रैंडमनेस होगा, एंट्रापी ज़्यादा होगा। लेकिन जब क्रिस्टलाइज हो जाएगा तो उसके पार्टिकल एक ऑर्डर्ड में हो जाएंगे, एंट्रापी कम हो जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगा और उसका शेप डिफिनिट हो जाएगा। पार्टिकल पास पास से आ जाएंगे, उसका रैंडमनेस कम हो जाएगा, एंट्रापी कम हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि एंट्रापी यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगी। दूसरा है, टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 150 केल्विन। तो प्यारे बच्चों जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। 0 केल्विन से बढ़ करके 115 केल्विन टेम्परेचर हो गया तो निश्चित रूप से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मूवमेंट होगा, वाइब्रेशन होगा। तो यहाँ पर भी एंट्रापी बढ़ जाएगी, थर्ड पॉइंट है सोडियम बाइकार्बोनेट ये रिएक्टेंट है। कितना मॉलिक्यूल है? 2। रिएक्टेंट में कितना मॉलिक्यूल है सोडियम बाइकार्बोनेट का? 2। लेकिन सोडियम कार्बोनेट का 1 मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल हो गया, और वाटर वेपर का 1 मॉलिक्यूल, 3 टोटल 3 मॉलिक्यूल हो गए। तो यहाँ एंट्रापी बढ़ जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों चौथा है H2 गैस है और हाइड्रोजन गैसियस एटम में कन्वर्ट हो रहा है। तो H2 का 1 मॉलिक्यूल है, इसका 2 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बढ़ गया तो यहाँ भी एंट्रापी बढ़ जाएगी। अब इसी का डिटेल जो अभी मैंने बताया है यही यहाँ पर है, यही आंसर यहाँ पर दिया है सलूशन। लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू सॉलिड, एंट्रापी डिक्रीजेज, पहले का आंसर जो कि मैंने अभी बताया हूँ। एंट्रापी डिक्रीजेज बिकॉज द सॉलिड हैज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, है ना, यहाँ पर एंट्रापी घट जाएगी। सेकेंड का है टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 150 केल्विन। द टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन, एंट्रापी इज इंक्रीजेज, जो कि मैंने भी बताया कुछ देर पहले, टू बी बिकॉज एट 0 केल्विन द देयर इज ए परफेक्ट ऑर्डर ऑफ द पार्टिकल्स। एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड द एंट्रापी डिसऑर्डर इज इंक्रीज्ड। तो प्यारे बच्चों जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा एंट्रापी बढ़ जाएगी, पार्टिकल मूव करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, दूर हो जाएंगे। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड वन इज यू सी हियर सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज डिकम्पोजिंग द सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो हियर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, देयरफॉर एंट्रापी इज हियर ग्रेटर, एंट्रापी यहाँ बढ़ जाएगा। थर्ड आंसर इंक्रीजेज, द एंट्रापी इंक्रीजेज, इसमें क्या होगा? एंट्रापी इंक्रीजेज बिकॉज द रिएक्टेंट इज सॉलिड एंड वेयर एज द प्रोडक्ट्स आर गैसियस सब्सटेंसेज। प्रोडक्ट ज़्यादातर गैसियस हैं और गैसियस प्रोडक्ट में जितने गैसियस हों और क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं। यहाँ पर भी फोर्थ का है एंट्रापी इंक्रीजेज बिकॉज द प्रोडक्ट है लार्जर डबल नंबर ऑफ द पार्टिकल। प्रोडक्ट में देखें डबल नंबर ऑफ पार्टिकल है, डबल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। एक सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंट्रापी चेंज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ द 1 मॉलिक्यूल एंड 18 ग्राम ऑफ द सॉलिड आइस एट 273 केल्विन टू द लिक्विड वाटर एट द सेम टेम्परेचर। द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन इज 6025 जूल पर मोल। ये रहा आइस पिघल कर कुल मिला के वाटर में चेंज हो रहा है, तो आपको एंट्रापी चेंज निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन है एंट्रापी चेंज फॉर आइस यानी वाटर इज गिवन बाई डेल्टा एफ एस इक्वल टू डेल्टा एफ एच अपॉन टी।
तो देखिए सबका वैल्यू दिया है। डेल्टा एफ एच एंथैल्पी चेंज कितना दिया है 6025 जूल पर केल्विन पर मोल है, ठीक है। और टेम्परेचर कितना दिया है प्यारे बच्चों, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पर फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन क्या है 273 केल्विन है। तो आप निकाल लो एंट्रोपी चेंज डेल्टा एफ एस एंट्रोपी चेंज, ये टी अपान एंथैल्पी चेंज फार्मूला है, एंथैल्पी चेंज अपान टी। एंथैल्पी चेंज की वैल्यू कितना है 6025 और ये टेम्परेचर कितना है 273 लिख दिया, इसे लिख दिया। इसको कर दिया ये 22.1 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आंसर आ गया प्यारे बच्चों। यही फार्मूला हमने पहले बताया था, आप इसको नोट कर लें। बहुत बढ़िया, ठीक। अब कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए एंट्रोपी चेंज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज अपॉन टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन, यानी वेयर डेल्टा एफ एच इज द एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन पर मोल एंड टी एफ is the melting point in Kelvin. If delta Fh is in joule, delta Fs is in joule Kelvin per mole हो जाएगा एंट्रोपी चेंज। अगर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन टेम्परेचर एट बॉइलिंग पॉइंट, तो फिर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज एंथैल्पी ऑफ द वेपराइजेशन पर मोल एंड TB is the boiling point in Kelvin, and if enthalpy of vaporization is in joule, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा इज इन जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, आप नोट कर लें, ठीक है।